बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का आज 5th लेक्चर है ना। लेक्चर 4 के अंदर हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले और फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना। जैसे f(x) में x के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा था और बाहर में भी लगा था। उसमें y में कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं था, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। तो अब हम लोग एक एग्जांपल वैसा भी देख लेते हैं जिसमें दोनों पे ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ा हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, ग्राफ उसी तरह से ड्रॉ करना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत ना हो कि भाई जब दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एक सिचुएशन लेता हूं बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इजकल टू 4। जहाँ पे ये बॉक्स का मतलब पता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। तो हमने कहा था कि कहीं भी बॉक्स लगा हो तो हम इंटीजर की दो इंटीजर को ब्रेक कर करके, मतलब कहने का दो इंटीजर का मतलब हर इंटरवल में देखेंगे। इंटरवल इन द सेंस 0 से 1 में क्या होगा, 1 से 2 में क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। तो सपोज मान लो कि हम पहले x से स्टार्ट करते हैं कि x का वैल्यू कंसीडर करते हैं कि x जो हमारा है, या पहले फंक्शन को ही लिख लो कि यहाँ से बॉक्स y की वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस बॉक्स x, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि x की वैल्यू हम लेते हैं 0 से 1 के बीच में, x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो जब 0 से 1 के बीच में है तो बॉक्स x की वैल्यू क्या आएगी, 0। बॉक्स x 0 देगा, उसके करस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 4 आएगी। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर y 4 है, इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से बड़ा होगा, है ना, और बराबर होगा, और 5 से छोटा होगा, ठीक है। सिंपल है एनालिसिस। देखो उसी तरह से मान लो कि हम x की वैल्यू 1 से 2 के बीच ले लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी, तो बॉक्स y की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, 4 माइनस 1 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना होगा, y हो जाएगा 3 है तो 3 से 4 के बीच होगा, है ना। इसी तरह से एक दो वैल्यू और ले सकते हो। जिसे मान लो कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो बॉक्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो बॉक्स y कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 से 3 के बीच में, है ना। इस तरह से ले सकते हैं। एक और ले सकते लेना है तो जैसे 3 का वैल्यू, x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा 3 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो जाएगा, 1, और ये फिर हो जाएगा 1 से 2 के बीच में। और भी ले सकते हैं वैल्यू, है ना, निगेटिव वाला भी ले सकते हो, पॉजिटिव कोई सा वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जिसे अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4 से 5, है ना, y डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू 1 से 2 है तो ये 3 से 4 जा रहा है ना। 2 से जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंगली घट रहा है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस समझ में आया होगा बच्चों। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं फिर से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। इसमें चूंकि हम हर इंटीजर की बात हो रही है, इंटीग्रल पॉइंट पे बॉक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूटी देता है हमेशा। तो जहाँ जहाँ इंटीजर होगा पहले वहीं पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिसे 0 है, 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से 5 6 h0, ठीक है। इधर भी चाहो तो ड्रॉ लिख सकते हो, जिसे -1 -2
वाई एक्सिस पर भी करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू सब आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 so इस तरह से। इधर -1 -2 -3 है ना। अब ये सब पॉइंट पे हमारा ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, जिसे x बराबर, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे ग्राफ देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा। इस तरह से, जैसे मान लो कि ये x बराबर 1 वाली लाइन है, तो इसको डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखा देता हूँ। ये x बराबर 2 है, ये x बराबर 3 है, ये x बराबर 4 है, ये x बराबर 5 है, इस तरह से, है ना, x बराबर 6, एक दो चाहो तो इधर भी दिखा दो, जैसे ये x बराबर -1 है, दिस इज x बराबर -2, है ना। उसी के करस्पॉन्डिंग y वाला वैल्यू जो है y बराबर 1 2 3 4 ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, y बराबर 5, ठीक है। ये मान लो कि एक निगेटिव वाला भी दिखा दो, जैसे y बराबर -1, ये y बराबर -2, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो हर जगह क्या बन गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल दिख रहे हैं। अब हम एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो कि अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लिए थे हम लोग, बॉक्स x प्लस बॉक्स y इक्वल टू 4 था। जब x 0 से 1 था, है ना, तो y कहाँ से कहाँ था, 4 से 5, है ना, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, बॉक्स x प्लस बॉक्स y इक्वल टू 4 था। तो x 0 से 1, तो बॉक्स x 0 यानी बॉक्स y की वैल्यू 4, यानी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 4 से 5, यानी ये वाला रीजन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, जब x 0 से 1 है तो y 4 से 5, यानी रीजन कौन सा हो रहा है, बेसिकली ये रीजन। तो क्या ये कंप्लीट रीजन होगा या कुछ छोड़ के होगा, ठीक है। तो कंप्लीट रीजन ये नहीं होगा, कंप्लीट रीजन बस ये इनर पार्ट वाला होगा, इस वाले पोर्शन को छोड़कर। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये इंक्लूड होगा, ठीक है, ये भी इंक्लूड होगा, जो रेड वाला जो डॉटेड लाइन है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बस इतना रीजन इंक्लूड होगा। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसको मैं फिर से इसी ब्लैक से मैं कर देता हूँ। ये जो ब्लैक इंक से जो बना है ग्राफ, बस वही एक्चुअल ग्राफ है। ये जो रेड वाली ग्राफ है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड वाला पोर्शन बस ये और ये होगा, ठीक है। क्यों होगा, वो दिख रहा है इनक्वालिटी से। जब x 0 से 1 है तो y 4 से 5 है, यानी इस रीजन को हम नहीं ले पाएंगे। 1 पे हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। उसी तरह से 4 से 5 में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये जो पोर्शन है बस इतना ही ये रीजन इंक्लूड होगा, ये डॉटेड लाइन इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह से जब 1 से 2 है तो y की वैल्यू 3 से 4 के बीच में, यानी फिर ये वाला रीजन, तो ये भी कंप्लीट रीजन नहीं होगा, बस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये डॉटेड लाइन वाला रीजन नहीं होगा। इस तरह से बस इतना ही होगा। इसको ऐसे कलर कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से 2 से बस एक एक स्टेप शिफ्ट होते जाएगा। इसका फिर ये आ जाएगा,
इस तरह से। फिर 3 से 4 के बीच में, 1 से 2 के बीच में भाग जाएगा इस तरह से। ये जो मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ बस वही एक्चुअल इसका ग्राफ है, रेड मार्क वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर आ जाएगा। है ना। फिर 5 से 6 में निगेटिव की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये वाला पोर्शन नहीं होगा, इसको मैं रेड मार्क से दिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इधर भी बना सकते हो। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई इक्वल टू 4 का। ठीक है, इजी ग्राफ है। मैं लिख देता हूँ, दिस पोर्शन जो है ब्लैक वाला पोर्शन ये इंक्लूड होगा, है ना, ब्लैक वाला इंक्लूडेड, और रेड जो है ये क्या होगा, एक्सक्लूडेड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का भी ग्राफ हम लोग, ये भी जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो इसको जानना जरूरी है बेहद। ठीक है, अब अगले टाइप के ग्राफ में आते हैं। अब अगला सिचुएशन है, अगला सिचुएशन है बच्चों, ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन। ग्राफ ऑफ इरेशनल, ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन। जैसे मान लो कि मैं एक सिचुएशन लेता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर n। ठीक है, वेयर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो n हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3, 5, 7 इस तरह से। तो यदि हम इसको देखते हैं तो डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट n के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू होगा, यानी अलग अलग फंक्शन होगा, उसका बिहेवियर भी अलग होगा। जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x आएगा फॉर n इक्वल टू 1, है ना। यदि n बराबर 3 रख लेते हैं तो x क्यू हो जाएगा इस तरह से। मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ, जैसे एक्स क्यू कब होगा, जब n बराबर 3 होगा। x के पावर 5 कब होगा, जब n बराबर 5 होगा, इस तरह से आएगा। तो ये y बराबर एक्स क्यू एक्स के पावर 5, y बराबर x स्ट्रेट लाइन है, y बराबर एक्स क्यू एक कर्व है ना। उसी तरह से ये भी सब कर्व है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फंक्शन है y का, वो x से, y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको मैं पहले बना लेता हूँ। n बराबर 1 पे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा आइडेंटिटी फंक्शन की तरह, इस तरह से। ये हो गया हमारा y इक्वल टू x।
ठीक है। अब जैसे y बराबर एक्स क्यू है, ठीक है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, हम पहले देखेंगे कि उसका स्लोप क्या है, 0 से 1 के बीच में स्लोप क्या है और 1 के बाद उसका स्लोप क्या है। क्योंकि हमारा 0 से 1 के बीच में स्लोप जो भी होगा घटेगा, है ना, और 1 के बाहर बढ़ेगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हमेशा एक इवन डिग्री का पोलिनोमियल होगा, ठीक है। इसका स्लोप फिक्स्ड है, इसका स्लोप 1 है, ठीक है। तो हम पहले चाहें तो एक 1 पे बाउंड्री लगा देते हैं, 1 पे, जैसे इस तरह से, ये हमारा वैल्यू है, मान लो 1 है, ये -1 है, ये -1 है, ठीक है। इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 पे वैल्यू 1 होगी, -1 पे -1 होगी, है ना, -1। अब जैसे मान लो कि y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ बनाना है, तो y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ में ये भी कर्व, क्यूबिक कर्व है ना, इसका ओरिजिन से पास करेगा। और दूसरी चीज़ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², यानी स्लोप इसका 3x² होगा, इवन डिग्री का। तो 0 से 1 के बीच में, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लगातार घटेगी, और 1 के बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो 0, चूँकि जैसे मान लो कि x की वैल्यू हम 1/2 रख दें, तो ये 1 कितना हो जाएगा, ये इसका y डैश डेरिवेटिव देखें तो 3x², 1/2 पर हो जाएगा 3 × 1/4, यानी 3/4, ठीक है। 1 से कम होगा, यानी इसका ग्राफ कैसे होगा, इधर से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा, इससे इसका स्लोप कम है, तो इस तरह से आएगा इसका ग्राफ, इस तरह से, ठीक है। मैं इसको रेड मार्क से दिखाता हूँ, जिसे देखने में अच्छा लगे, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा y = एक्स क्यू का ग्राफ, x पॉजिटिव में, उसी तरह से x नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। -1 से 0 में फिर अगेन वही होगा, घटेगा, फिर इधर बढ़ेगा, इधर से ऐसे आएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया y = एक्स क्यू का ग्राफ, ठीक है। अब y बराबर मान लो कि x⁵ का ग्राफ बनाना है, तो अब इसका स्लोप, इसका डेरिवेटिव 5x⁴ होगा, तो 0 से 1 में, और इससे भी इसका स्लोप कम होगा, है ना, इससे भी इसका स्लोप कम होगा, तो यह जो ग्राफ होगा इससे और थोड़ा सा नीचे खिसकेगा ग्राफ, और 1 के बाहर फिर बढ़ेगा, 1 के बाहर इसका स्लोप बढ़ेगा जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा, और 0 से 1 के बीच में घटेगा, यानी इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। ये हो गया y = x⁵। उसी तरह से -1 से 0 में भी इस तरह से जाएगा ग्राफ इसका। ये सिमेट्रिक और डिग्री का पोलिनोमियल है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी होगा, है ना, इस तरह से। ये हो गया ग्राफ y = x⁵ का। x⁵ का भी बनाना है, तो इसी तरह से, अब तो घटते, 0 से 1 में घटेगा, 1 के बाहर बढ़ेगा, बना दो, है ना, चाहे कितना हो, और डिग्री का बनाना हो। y = x⁵ हो गया, ये इधर से जाएगा, तो ये हो गया y = x⁵, ये y = x⁵, दिस इज y = x⁵, इस तरह से, ठीक है बच्चों। सिंपल ग्राफ है, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, अब इवन डिग्री का ले लेते हैं एक, ठीक है, इवन डिग्री का। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x⁴n। यहाँ पर वही ग्राफ है, लेकिन n की वैल्यू बदल जाएगी, इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस वाले ग्राफ में भी अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, है ना,
2, 4, 6। n बराबर 0 पर क्या होगा? n बराबर 0 पर कांस्टेंट हो जाएगा x के पावर 0 यानी 1 फॉर n बराबर 0। n बराबर 2 पर एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शन आएगा सब, है ना। n बराबर 2 पे x के पावर 4 पे n बराबर 4, ठीक है। इस तरह से ये सब एक पैराबोलिक ग्राफ है ना। पैराबोला का ग्राफ हम लोग को आता है बनाने, ठीक है। अब यहाँ भी हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ 0 से 1 के बीच में किसका स्लोप ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, है ना। तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, है ना। थोड़ा सा नीचे करके बना लो ग्राफ इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखो n बराबर 0 पे y बराबर 1 वाली लाइन थी, है ना। तो y बराबर 1 वाली लाइन पता ही है, उसको दिखा दो ऊपर से। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। ये लाइन हो गया y = 1, ठीक है। अब फिर वहाँ पर x बराबर 1, चूँकि 0 से 1 में और 1 के बाद में मामला अलग अलग हो रहा है, स्लोप कभी घट रहा है 0 से 1 के बीच में और फिर बढ़ रहा है। तो फिर 1 और -1 पे हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। -1 और 1 पे एक लाइन बना लेते हैं जिससे ग्राफ पता चले कि कौन कहाँ पे घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से ठीक है। अब y बराबर सबसे पहला कर्व कौन सा था? y बराबर 1 को छोड़कर y बराबर x², ठीक है। एक पैराबोला कर्व होगा जिसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, इस तरह से जाएगा। इस तरह से ये 1 पे ये y बराबर x² हो गया, है ना। 1 पे यहाँ भी y की वैल्यू 1 ही होगी, 1, 1 इधर -1 पे -1, 1 होगा, ठीक है। अब सपोज मान लो कि y बराबर x के पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो y बराबर x के पावर 4 के ग्राफ में, ठीक है, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4x क्यूब होगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में घटेगा, है ना। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, चूँकि पावर बढ़ेगा, y बराबर x², उसका DC 2x है और इसका DC कितना हो जाएगा 4x3। जिसे मान लो कि x की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। यदि 2x है तो 1/2 पे 1 होगा और यहाँ पे 1/2 पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी उससे छोटा हो गया। यानी इसका स्लोप क्या होगा, घटेगा, यानी इधर से आएगा और फिर उधर बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से इसको हटा दो। इस तरह से y = x के पावर 4, है ना। और फिर इधर से ये y = x के पावर 4 का हो गया। उसी तरह से y = x के पावर 6 का फिर इधर से नीचे से जाएगा, 0 से 1 में घटेगा और फिर 1 के बाहर बढ़ेगा। इस तरह से फिर इधर बढ़ेगा, इस तरह से। ये y = x², y = x के पावर 4 और y = x के पावर 6, इस तरह से। तो ये भी आसान है, समझ में आ रहा होगा।
अब अगला लेते हैं, अगला सिचुएशन। जैसे अगला सिचुएशन है बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y इजकल टू एक्स के पावर 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर ये ले लेते हैं y इजकल टू एक्स के पावर 1/n, और n जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इस यहाँ पर फंक्शन क्या क्या आएगा, फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा, जैसे n बराबर 1 पे तो x हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन। फिर x के पावर 1/3 आएगा n बराबर 3 पे, फिर x के पावर 1/5 आएगा n बराबर 5 पे एच सून। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा, जो y बराबर x के पावर 1/3 जो है, y बराबर एक्स क्यू, जो मैंने इसके पहले वाला ग्राफ खींचा था, जो पहला केस जो लिया था, और y बराबर एक्स के पावर 1/3 में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो इन्वर्स फंक्शन कहलाएंगे, है ना। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे क्या हैं, इन्वर्स हैं। यदि y बराबर एक्स रख दें एक लाइन, तो दोनों का मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, y बराबर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, या मैनुअली भी चेक करके स्लोप को देखकर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, है ना। अब वहीं x बराबर 1, जो n बराबर 1 पे y बराबर x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले इस तरह से। ये हमारा हो गया लाइन y बराबर x, है ना, और x बराबर, चूँकि 0 से 1 में वैल्यू इसमें क्या होगा, बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ये 1 है, इस तरह से दिखा दो। उसी तरह से -1 वाला भी दिखा दो, ये -1 है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको ग्राफ बनाना है y इजकल टू एक्स के पावर 1/3 का। ठीक है, तो y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ था वो इधर से गया था, चूँकि स्लोप कम हुआ था। अब इसी के रिस्पेक्ट में अब स्लोप क्या होगा, चूँकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा, 1/3 एक्स के पावर 1/3 -1, यानी -2/3, यानी 1/3 इंटू एक्स के पावर 2/3। ये रेसिप्रोकल में जा रहा है ना, यानी इसका क्या होगा, चूँकि वह 2/3 है ना, पावर एक्स से कम है, रेसिप्रोकल है, तो बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, यानी स्लोप बढ़ेगा, यानी y बराबर एक्स से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इधर से भाग जाएगा, है ना। यानी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, y बराबर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक भी होगा, है ना। तो मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ इस तरह से, इस तरह से आएगा। ठीक है, ऐसे, और फिर इधर से जाएगा, इस तरह से। तो ये हो गया y बराबर x के पावर 1/3 का। उसी तरह से x के पावर 1/5 का होगा तो फिर और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, यानी ऐसे जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, थोड़ा शेप सही होना चाहिए, शेप थोड़ा सा ग्राफ को दिखने में अच्छा लगे, है ना। ये y इजकल टू एक्स के पावर 1/3, और ये हो जाएगा y इजकल टू एक्स के पावर 1/5। ठीक है, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा, उसी तरह से पावर तो घट रहा है, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा पावर क्या होगा, घटेगा, यहाँ पर बढ़ेगा इस तरह से।
उसी तरह से y बराबर x के पावर 1/7, तब फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इधर से जाएगा ऐसे, और फिर ये इधर से आएगा। ठीक है, इसको भी चाहो तो लिख दो, वही नाम है, इसके पावर 1/3, 1/5, इस तरह से। ठीक है बच्चों, सिंपल ग्राफ है, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसमें एक लास्ट केस और ले लेते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x के पावर n वेयर n इक्वल टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसका ग्राफ क्या होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर n इवन है तो फंक्शन क्या क्या आएगा, जैसे n बराबर 2 रख दोगे तो x के पावर 1/2 यानी √x हो जाएगा n बराबर 2 पे, है ना। फिर x के पावर 1/4 होगा n इक्वल टू 4 पे, फिर x के पावर 1/6 होगा n इक्वल टू 6 पे, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब इसका y बराबर ये क्या होगा, √x, एक पैराबोलिक फंक्शन होगा, है ना। ये सब पैराबोलिक फंक्शन ही है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। अच्छा, इस फंक्शन में एक खास बात क्या है बच्चों, देखो कि y हमारा निगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इवन है। ठीक है, तो x निगेटिव के लिए y कभी निगेटिव हमारा नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुमसे कहूँ कि y बराबर, यहाँ पर जैसे मान लो कि x के पावर 1/2 है, तो क्या x की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इधर इसका ग्राफ नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस में रहेगा, है ना। तो x पॉजिटिव में रहेगा तो y भी करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब n बराबर 1 पे स्ट्रेट लाइन में एक बना देता हूँ इस तरह से, ये हमारा हो गया y बराबर x पे, है ना। 1 पे इसकी वैल्यू 1 ही होगी, इस तरह से। अच्छा, अब फिर से वही वाला, जैसे y बराबर x² का जो ग्राफ था, या y बराबर x के पावर 4 का ग्राफ था, ठीक है, इस लाइन के अबाउट क्या होगा, मिरर इमेज होगा। बस इसी, चूंकि हमको बनाना तो है पॉजिटिव में ही, निगेटिव में बनेगा नहीं। तो y बराबर x के पावर 1/2 का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से आएगा। मैं रेड से दिखाता हूँ। y बराबर x के पावर 1/2 का मतलब ये हो गया y बराबर √x। ठीक है, y² बराबर x, और y पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ तो पता ही है, पैराबोलिक ग्राफ होता है इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू x के पावर 1/2 का ग्राफ, है ना। उसी तरह से y बराबर x के पावर 1/4 का, तो फिर बढ़ जाएगा, 0 से 1 के बीच में स्लोप बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा, यानी इस तरह से आएगा। ये हो गया y इक्वल टू x के पावर 1/4 का, फिर इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू x के पावर 1/6 का सोन। ठीक है, तो ये भी सिंपल ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो रेशनल फंक्शन का, इरेशनल फंक्शन का इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, आप कुछ अलग ग्राफ लेते हैं। तो अगला सिचुएशन लेते हैं बच्चों,
कि ग्राफ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है ना, ग्राफ ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। इसका मतलब कि जैसे मान लो कुछ फंक्शन दिया होगा, 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन है ना, और उसमें मैक्सिमम लगा होगा कि किस इंटरवल में कौन सा ग्राफ मैक्सिमम होगा और कौन मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसका आइडिया बहुत जगह क्वेश्चन में भी आएगा, जिसे सीखे रहोगे यहाँ पर तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आसानी होगी, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम वाले फंक्शन का ग्राफ भी हर जगह आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कुछ सिचुएशन। जिसे मान लो कि ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी कंसेप्ट सब वही है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये तीनों फंक्शन पता ही है कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला है, तो सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर तीनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, y बराबर 1 वाली लाइन पता ही है, ये मान लेते हैं इसको y बराबर 1 लाइन, है ना। y बराबर 2 प्लस एक्स, थोड़ा रेड कलर से मैं दिखाता हूँ, तो 2 प्लस एक्स, वाई बराबर x प्लस 2, वहीं x वाली लाइन को पकड़ कर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, 2 इधर से जाएगा, है ना, x एक्सिस को इधर कहीं कट करेगा, ये मान लो। तो ये लाइन हो गया कौन सा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, है ना। y बराबर फिर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। अच्छा, इस सब का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख सकते हो, जिसे ये y बराबर एक्स प्लस 2 है, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -2, 0 पे, और इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, 2 प्लस एक्स को और 1 को, तो ये कहाँ पे कट किया, 1 बराबर 2 प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू -1 आएगी, यानी यहाँ पे -1 आएगा, है ना, -1। अच्छा, अब -1 पे इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी इस यहीं से पास करेगा पैराबोला। देखो, जैसे x बराबर -1 रख देंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ये ग्राफ दिया हुआ, यानी ऐसे आएगा, इसका इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब देखो, तो अब ये भी कहाँ पे कट किया है, ये भी निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे, इसका नाम लिखते जाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। y इक्वल टू, ये है 2 प्लस एक्स स्ट्रेट लाइन, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 2 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको फैक्टराइज कर लो, प्लस x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर x माइनस 2 होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, है ना। तो x बराबर 2 पे कट करेगा और -1 पे, तो -1 पे ये कट कर चुका है, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और ये तो पॉइंट 1 है ही। अच्छा, अब देखो, इसमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम जो वैल्यू है
तो सबसे मिनिमम इस लाइन को भी इधर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ से सबसे छोटा वैल्यू, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, ब्लैक मार्क कर देता हूँ इस तरह से, जो लोवेस्ट वैल्यू वाला ग्राफ है ऐसे जाएगा। यहाँ से सबसे छोटा यहीं है ना। उसके बाद ये लाइन है, फिर ये पैराबोला है, फिर छोटा कौन सा होगा, ये पैराबोला, है ना, और फिर ये लाइन आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो इसमें सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है इस फंक्शन का वो माइनस इनफाइनाइट से -1 में कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ गया, इसका वैल्यू हो जाएगा कि y इजकल टू ये वाली लाइन, यानी कौन सी लाइन, x+2 वाली लाइन। ये कब होगा, मिनिमम चूँकि हमको चाहिए तो -1 से छोटा में, यानी x की वैल्यू -1 से छोटा होगा। -1 से 1 के बीच में मिनिमम कौन सा है, पैराबोला। तो -1 से 1 के बीच में x² आ गया, और सबसे लास्ट में 1 से इनफाइनाइट में छोटा कौन सा, स्ट्रेट लाइन हो गया। इस तरह से लिखना होता है ना। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक दो और लेता हूँ सिचुएशन, जैसे मान लो कि तीसरा ग्राफ है, जैसे तीसरा ग्राफ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ y इजकल टू मैक्सिमम ऑफ, जैसे मान लो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाते हैं, साइन x, है ना, कॉस x 1/2, ठीक है, इस तरह से। और हमको 0 से पाई में बनाना है, मान लो कि इंटरवल फिक्स कर देते हैं 0 से पाई में ही बनाना है, तो बना सकते हैं 0 से पाई में। तो इसका y बराबर साइन एक्स का ग्राफ पता है, कॉस एक्स का भी पता है, और y बराबर 1/2 वाली लाइन वो भी पता है क्या होता है ना। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, इस तरह से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। y एक्सिस और x एक्सिस, तो y बराबर साइन एक्स अगर आप 0 से पाई में, ये मान लो कि हो गया 0 से पाई में, है ना, 0 पाई, ये π/2 होगा यहाँ पर, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। कॉस एक्स का ग्राफ, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस का 0 पे मैक्सिमम होगा और π/2 पे 0 होगा, यानी इस तरह से आएगा, है ना। और फिर ये इधर जाएगा, पाई पे एग्जैक्टली -1 हो जाएगा ये। इस तरह से ये π/4 पे कट करेगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, π/4 पे साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। और 1/2 वाली लाइन कौन सी होगी, 1/2 वाला जो लाइन होगा इससे छोटा वैल्यू होगा 1/√2 से, यानी इधर से जाएगा, इधर से दिखा दो, ये लाइन हो गया y इजकल टू 1/2, है ना। ये ग्राफ हो गया y इजकल टू साइन एक्स का, और ये हो गया y इजकल टू कॉस एक्स का। सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे y बराबर 1/2 वाली लाइन है ना, y बराबर 1/2 वाली लाइन, ये कॉस एक्स को कहाँ पे कट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 के बीच में कहाँ पे कट करेगा, 60 पे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो π/3 होगा बेसिकली, कॉस का ग्राफ ये है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3। कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है।
अच्छा, ये साइन को कहाँ पे कट करेगा? तो साइन की वैल्यू π/6 पे होगी, π/30 डिग्री पे होती है, यानी π/6। इसको हम रेडियन में लिखना चाहें तो π/6 है ना। अच्छा, इधर ये हमारा वैल्यू क्या होगा? ये लाइन को, ये साइन को कहाँ पे कट करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में 5 π/6 पे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता ही है। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसमें। तो मैक्सिमम देखो बच्चों, मैक्सिमम कौन सा हो रहा है? जिसे 0 से हम पढ़ते हैं तो सबसे ये ग्राफ है कॉस का ग्राफ, है ना। π/4 तक कॉस का ग्राफ बड़ा है। इसको मैं रेड मार्क से दिखा देता हूँ। 0 जैसे ही π/4 से आगे बढ़ोगे, है ना, तो फिर साइन का ग्राफ बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ तक बड़ा हो रहा है? π/6 तक। और फिर उसके बाद ये लाइन आ जा रहा है 1/2 वाली लाइन, ठीक है। सिंपल वैल्यू है। तो इसको लिख सकते हो कैसे? अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम चाहिए हमें, तो 0 से π/4 में cos x बड़ा है सबसे। तो cos x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और π/4 से छोटी होगी। फिर sin x हो जा रहा है कब? जब π/4 से बड़ा होगा और 5π/6 से छोटा होगा, है ना। और फिर 1/2 कब हो रहा है? जब 5π/6 से बड़ा और जहाँ तक हम लोग लिए हैं पाई तक, है ना, पाई तक में फिर वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक और सिचुएशन ले लेते हैं। अगला सिचुएशन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod x माइनस 1 एंड mod x प्लस 1, ये है, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, है ना। तो ये भी सारे फंक्शन का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ग्राफ ड्रॉ करना है और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसी का हम लोग पॉइंट ले लेंगे, है ना। तो ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो पहले। ये y एक्सिस, x एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले y बराबर mod x का ग्राफ वी शेप का होता है, इस तरह से। मैं रेड मार्क से दिखाता हूँ, इस तरह से। ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू x और ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स, ये ओरिजिन है। y बराबर x माइनस 1 का मॉड का ग्राफ खींचना है तो हमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक यूनिट से इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर देंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से, इसी के पैरेलल। y इक्वल टू ये x माइनस 1 है ना, और ये इधर चला जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे कट करेगा इसको निकाल सकते हैं। उसी तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 1 है तो इसको एक यूनिट से इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 पे 1,0, ये इधर वो माइनस 1 हो जाएगा इधर से। x प्लस 1 का जब लोग करेंगे तो निगेटिव में शिफ्ट करना होगा x एक्सिस में। ये भी y एक्सिस को वहीं पे कट किया जहाँ पे y बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 वाला ग्राफ कट किया है, यानी 1 माइनस एक्स वाला पोर्शन जो कट किया है, इस तरह से, है ना। इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1, सॉरी x प्लस 1, और फिर इधर हो जाएगा ऐसे
वाई इजकल टू ये हो जाएगा कितना -x -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ पे कट किया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस दो कि कौन से दो लाइन कट कर रहा है, एक तो ये वाली लाइन y बराबर x वाली लाइन और दूसरा y बराबर 1 - x वाली लाइन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, तो y बराबर x और ये 1 - x यानी दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर 1 यानी x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। उसी तरह से ये भी निकल सकता है, सिमेट्रिक है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा -1/2, या मैनुअली भी चेक कर सकते हो, है ना। ये हमारा y बराबर -x लाइन है, y बराबर x + 1 है, तो -2x बराबर 1 तो x की वैल्यू -1/2 आएगी, है ना। ये 0.1 हो जाएगा, 0,1, है ना। तो अब इसमें हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू जो है देखो यहाँ पर सबसे जो लोवेस्ट ग्राफ है वो किधर जा रहा है, इधर, है ना, यहाँ तक ये है, -1 वाली -1 तक ये है, फिर उसके बाद ये अलग ग्राफ हो जा रहा है दूसरा, सबका नाम हम अलग अलग लिख सकते हैं, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, है ना, फिर ये इस तरह से, और फिर लास्ट में ये वाला मिनिमम की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमको मिनिमम ही चाहिए, है ना। अब यहीं सब वैल्यू लिख सकते हो, तो क्या क्या आ गया वैल्यू बताओ, यहाँ पर लिख सकते हो कि y बराबर क्या क्या क्या, देखो -1 से छोटा में कौन सा लाइन है, -x -1, यानी -x -1 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। -1 से -1/2 के बीच में कौन सी लाइन है, x + 1, है ना, तो x + 1 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा और -1/2 से छोटा होगा। ठीक है, -1/2 से 0 में कौन सी लाइन है, y बराबर -x, है ना, तो -x कब होगा, जब x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। और y बराबर x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1/2 से छोटी होगी, है ना। और 1/2 से 1 में कौन सा होगा, ये 1 - x, है ना, तो 1 - x कब होगा, जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। और लास्ट में x - 1 हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सिंपल ग्राफ है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह से अब एक और मैं लास्ट सिचुएशन लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगला सिचुएशन लिखो, ड्रॉ द मैक्सिमम ऑफ, इसे लिखा है मान लो mod x mod y इजकल टू 4। ठीक है, इस तरह का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ग्राफ कोई सा ही है बच्चों, डरा मत करो, है ना, कुछ भी लगाओ। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सब, है ना, सिंपल सिंपल ग्राफ में एनालिसिस। तो इसमें क्या है बच्चों कि यदि मान लो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इन दोनों में कोई भी हो सकता है ना। जैसे मान लो कि और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, टोटल 4 है, तो यदि हम mod x को 4 दे देते हैं यानी मैक्सिमम दे देते हैं, तो mod y उस केस में क्या होगा, यदि इसको हम 4 दे दें, मान लो कि ये 4 अचीव कर लिया, तो mod y क्या होगा, हमेशा 4 से छोटा ही होगा, उसके बराबर तो नहीं हो सकता कभी। तो अब इसमें 2 केस लेते हैं। पहला केस ये लेते हैं कि when mod x बराबर 4, जब mod x 4 है यानी x की वैल्यू क्या होगा, ±4, तो इस केस में y कितना होगा, mod y क्या होगा, <4, यानी y की वैल्यू जो होगी -4 से 4 के बीच में होगी।
y की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, -4 से लेकर 4 के बीच में होगा। ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है इसमें, दूसरा केस यदि मॉड y की वैल्यू 4 है, यानी y की वैल्यू ±4 है, तो मॉड x क्या होगा, हमेशा 4 से छोटा होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 से 4 के बीच होगी, है ना। अब इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो यहाँ पर। तो इसमें अब सारे वैल्यू लिख डालो। जिसे मान लो कि x बराबर 4 है, तो ये 4 वाली लाइन मैंने बना दिया, x बराबर 4 वाली लाइन। ये x बराबर -4 है, पहले केस के हिसाब से ये लाइन है x बराबर -4 है। ठीक है। अब जब x की वैल्यू +-4 है तो y की वैल्यू -4 से 4 के बीच में हो रही है ना। तो -4 से 4 का मतलब इधर होगा, y का वैल्यू क्या होगा, -4 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा, है ना। तो -4 से बड़ा का मतलब इस लाइन से ऊपर होगा ग्राफ, है ना। इसको दिखा दो इस तरह से। इस तरह से, और y बराबर 4 ये वाली लाइन हो गई। लेकिन अब यहाँ पर देखो, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना ये पड़ेगा कि क्या ये सारा वैल्यू इंक्लूड होगा। इस केस में नहीं होगा, चूंकि y की वैल्यू -4 से 4 के बीच में है। ठीक है। तो -4 से बड़ा और 4 से छोटा, तो ये रीजन आएगा कंप्लीट, ये कंप्लीट रीजन आएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि मॉड x की वैल्यू भी -4 से 4 के बीच में है। अच्छा, -4 से 4 पे यहाँ पर देखो जो बाउंड्री पॉइंट है इंक्लूड नहीं होगा, है ना, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं इस तरह से, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। ये फाइनल बनेगा बेसिकली, y की वैल्यू +-4 है तो वो तो बराबर है, लेकिन x की वैल्यू फिर -4 से 4, यानी ये वाली लाइन। ठीक है। इस तरह से मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ, ऐसे आएगा। ये y = -4 है, और ये इसको डॉटेड से दिखा दो, ज़्यादा बेहतर है। y = 4 है ना। इस तरह से इसे समझ में आएगा, ये डॉटेड लाइन से है, ये सब डॉटेड लाइन है। और ये रेड वाला ग्राफ हो गया, और यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूड सब नहीं होगा, है ना। नहीं, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये सब तो होगा ही होगा। ठीक है। डॉटेड वाला बस इंक्लूड नहीं होगा। ये मैं रेड से दिखा देता हूँ इसको। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो अब ग्राफ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस ग्राफ पे जो कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।